हेलो एवरीवन। तो विज्ञान मार्केट यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में शुरू किया था उसको आज रैप अप कर देंगे। आज शुरू करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड vascular system consists of a muscular chambered heart। जो मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट है ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है और ये मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मीन्स ये अपने आप झटता है। So a network of close branching blood vessels and blood the fluid which is circulated. Heart is the mesodermally derived organ, पहले देख लिया, is situated in the thoracic cavity। thoracic cavity जिसको हम mediastinum कहते हैं। Between the two lungs, slightly tilted to the left। ये जो लेफ्ट और राइट लंग है इन दोनों लंग के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट लंग होता है। इट हैज द साइज ऑफ ए क्लींच फिस्ट। क्लींच फिस्ट मतलब एक बंद मुट्ठी के साइज जितना होता है, तो हार्ट का साइज होता है एक बंद मुट्ठी की तरह। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल लेयर डबल वर्ल्ड मेम्ब्रेनस बैग जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। जो हार्ट होता है उसके अराउंड एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम दो लेयर, उसको हम देखेंगे यहाँ पे एक डायग्राम में। ऐसे एक रफ डायग्राम है। और एक क्लियर। ओके, एक रफ डायग्राम में। हाँ क्या, तो ये क्या है? ये असेंडिंग आउट है। असेंडिंग आउट हो गया। फिर सबसे बाहर जो लेयर है ये होगा फाइब्रस पेरिकार्डिया। फिर होगा पैराइटल लेयर ऑफ सेरोसस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम, ये जो लेयर है ये है पैराइटल
लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। ठीक है। और सबसे अंदर जो लेयर है ये है विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, जिसे हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। सेरस पेरिकार्डियम। ओके। और इनके बीच में जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिस जो होता है पेरिकार्डियल कैविटी। ओके। और इसके नीचे, इसके नीचे क्या होगा? ये आपका हो गया डायाफ्राम। क्या होगा? डायाफ्राम। तो हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में से बना लेंगे। ये आपके समझने के लिए था। और ये आप इंसेप्ट के बना लीजिए इंसेप्ट में। कॉनिकल फाइब्रोसेरस सैक है। फाइब्रोसेरस सैक। पहला जो लेयर है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम, और सेकंड लेयर है सेरस पेरिकार्डियम। ओके। ये जो है ये कोन शेप होता है। कोन शेप होता है, सिंगल लेयर होता है, एंड थिक होता है। और जो सेरस पेरिकार्डियम है ये डबल लेयर होता है। ठीक है। ये सेरस पेरिकार्डियम एज ए डबल लेयर है, तो ये जो दो लेयर है, एक है पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा है विसेरल पेरिकार्डियम। तो पैराइटल पेरिकार्डियम लाइंस inner surface of fibrous पेरिकार्डियम। देखिए यहाँ पे जो पैराइटल लेयर है वो इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसका जो इनर सरफेस है वहां पे है पैराइटल लेयर ऑफ सरस पेरिकार्डियम। और जो दूसरा लेयर है इसे हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। एपिकार्डियम लाइंस outer surface of heart and major blood vessels। ओके। देखिए ये जो विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम है ये लाइंस द आउटर सरफेस ऑफ हार्ट। ये जो हार्ट है इसका आउटर सरफेस इसको कवर कर रहा है, और जो मेजर ब्लड वेसल्स है उनको भी कवर कर रहा है। तो मैं इसमें मिटा देता हूँ, जगह की बहुत कमी है।
आई होप आपने ये बना लिया होगा। नहीं बनाया तो पॉज करके बना लिया। पेरिकार्डियम के बाद आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव द पेरिकार्डियल फ्लूइड। इंक्लूसिव द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अभी पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है और वो जो पेरिकार्डियम है, इसका फंक्शन होता है, पेरिकार्डियम का तो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट, जैसे शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन को कम करता है। मिनिमाइजेस friction between the heart and surrounding। और पेरिकार्डियम एक्चुअली काम का मैकेनिकल बैरियर है, जो इंफेक्शन को स्प्रेड होने से एंड अदर पैथोलॉजीज टू हार्ट होता है, मतलब कोई भी इंफेक्शन को स्प्रेड होने से पहला जो बैरियर है ये होगा पेरिकार्डियम। आवर हार्ट हैज फोर चेम्बर्स, two relatively small upper chambers called atria and two large lower chambers called ventricles। So हमारा अगर रफ डायग्राम बनाए, ये हमारा, अगर हमारा हार्ट है, क्या बोल रहे हैं, टू चेम्बर, रिलेटिवली स्मॉल अपर चेम्बर कॉल्ड एट्रियम। तो ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, एंड टू लार्ज लोअर चेम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल। जो लोअर है वो थोड़े बड़े हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। Its thin muscular wall called the interatrial septum separate the right and the left atria, whereas thick wall, ये देखिए, thin, a thin muscular wall called the interatrial septum separate the right and left atria। जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों के बीच में एक इंटर एट्रियल सेप्टम है जो कंपैरेटिवली थिन है, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। एंड वेयर इज ए thick walled interventricular septum separates the left and the right ventricle। जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में है वो कंपैरेटिवली ठीक होता है। ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में है interventricular septum। The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum। जो सेम साइड के राइट एट्रियन वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम, इनके बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। सेप्टम कहते हैं। Okay, let's move ahead. However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected। तो ये जो आपका एट्रियन वेंट्रिकल है, एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम में यहाँ ओपनिंग होता है, यहाँ ओपनिंग होता है जिसके माध्यम से ये राइट और जो एट्रिया और वेंट्रिकल होता है वो कनेक्टेड होते हैं। द ओपनिंग बिटवीन
The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed of three muscular flaps or cusps, the tricuspid valve. जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में एक तीन मस्कुलर कस्प होते हैं, फ्लैप्स होते हैं, जिसके माध्यम से ये एक दूसरे से मतलब अलग होते हैं और जो ओपनिंग को गार्ड करते हैं। थ्री मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, थ्री मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, जिसे हम ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। whereas bicuspid valve और mitral valve, उसको मानते हैं mitral valve, bicuspid valve। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, जिसमें तीन फ्लैप्स होते हैं, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकास्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व होता है, जिनमें दो फ्लैप्स होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं। Between the left atrium and the left ventricle, the openings of the right and the left ventricle into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valve। जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, और जो एओर्टा है वो निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे होता है सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। The valves in the heart allows the flow of blood only in one direction, क्योंकि जो valve है ये एक ही डायरेक्शन में खुलता है, from the atria to the ventricle, from the ventricle to the pulmonary artery, from atria to ventricle and ventricle to और aorta। This valve prevent any backward flow। ये valve होते ही बैकवर्ड फ्लो, जो ब्लड का जो बैकवर्ड फ्लो है, अगर मतलब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, वो फिर से राइट एट्रियम में ना चला जाए, ये काम करता है ये valve, बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। हम इस डायग्राम में चले एओर्टा। Aorta opening is guarded by semilunar valve, एंड ये जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। जो पल्मोनरी आर्टरी, ये भी गार्डेड बाय सेमिलुनर valve, सेमिलुनर valve, एंड ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी वेन्स ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से लाता है, लंग्स। इसमें कोई वर्ल्व नहीं, नो वर्ल्व। स्टार्ट फ्रॉम लंग टू
लेफ्ट एट्रियम। ओके, जो लेफ्ट एट्रियम है ये कॉज करता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, फिर आप करते तो आपने नोट कर लिया होगा। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल ये थिकेस्ट है। थिकेस्ट क्यों है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको ब्लड को पंप करना होता है पूरे बॉडी में। तो इसको बहुत ही तेज कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, इसके लिए इसको वॉल्स है ये सबसे थिकेस्ट है। बिकॉज इट हैज टू पंप blood to all parts of the body। अब आते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम। made up of made up of muscle। ठीक होता है। ठीक है? अब आते हैं एपेक्स पे। जो एपेक्स होता है ये जो कार्डियक नॉच होता है, लंग्स में जो कार्डियक नॉच होते हैं वहाँ उस तरफ टिल्टेड होता है। तो कार्डियक नॉच इज ए पार्ट ऑफ लेफ्ट लंग। हार्ट इज tilted in this। अब आते हैं राइट वेंट्रिकल। ये भी कार्डियक मसल से बना है। मतलब कॉर्डेट टेंडन। ये कॉर्डेट टेंडन में क्या होता है? ये देखिए, ये है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम हो गया ये राइट एट्रियम में। ये हो गया हमारा ट्राइकस्पिड वल्व। ये ट्राइकस्पिड वल्व के जो फ्लैप्स है, ये फ्लैप्स ये व्हाइट कलर के टेंडेंस होती है। ये देखिए, ये टेंडेंस की मदद से पीछे की तरफ मतलब वेंट्रिकल की तरफ खुलते हैं। और उस तरफ ही ये टेंडेंस होते हैं जो इसको इसके मतलब इधर खुलने से इसको रोकते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होगा तो क्या ये वाल्व पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये पीछे की तरफ चले गए तो ब्लड फिर से बैक फ्लो होने लगे। समझ रहे हैं? ब्लड ब्लैक बैक फ्लो होने लगा। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे कॉर्डेड टेंडन लगे हुए हैं जो फ्लैप्स को इस इधर की तरफ पकड़े रहते हैं ताकि इधर ये खुल ना जाए। तो ये जो है यहाँ तक ही एक्सटेंड हो पाते हैं, इधर खुल नहीं पाते। तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स ये आप कह रहे हैं पैपिलरी मसल्स दिख रहे हैं आपको, बुक में देखिए। ये कॉर्डेट टेंडिनिस पैपिलरी मसल से कनेक्ट होता है।
जो वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। मसल्स। कनेक्टिंग पैपिलरी मसल्स विथ मस्क्यूलर फ्लैप ऑफ बर्ड्स। ओके। यार इसके इसके नाम नहीं छुपाए, देखिए, कॉर्ड, कॉर्ड एंड टेंडन्स, जो टेंडन से बने होते हैं। अब आते हैं राइट एट्रियम। ये कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स बिलो। मतलब पूरा जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आके वेना कवा की मदद से यहाँ पे इजेक्ट होता है, राइट एट्रियम। नोट्स हम बता दें, तो पहले वेना कवा, ये है आपका सुपीरियर वेना कवा। यहाँ पर भी कोई वाल्व नहीं होते। collects deoxygenated blood collects deoxygenated blood from organs above diaphragm। और यहाँ पे ये जो inferior वेना कवा है, ये superior collects deoxygenated blood from organ below diaphragm। ओके। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं नोट। सबसे पहले आता है साइनो एट्रियल। ये साइनो एट्रियल, पहले हम देखते हैं कितने तरह के नोड्स होते हैं। ये जो द जंक्शन tissue of the heart modified myocardial cells which generate and conduct electrical impulse in the heart constitute junctional tissue of the heart। तो ये जो होते हैं ये 5 तरह के होते हैं। पहला साइनो एट्रियल। ये जो नोड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, जिसके वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है।
तो जैसे साइनोइक्चुअल नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, ये बंडल की मदद से, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से पूरे हार्ट में फैला हुआ है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है वो यहाँ पे ट्रेवल होता है और यहाँ से पूरे हार्ट में ट्रेवल होता है, और ये वेंट्रिकुलर और एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है वो पूरे हार्ट के रिदम के लिए जिम्मेदार है। तो पहले हम कितने टाइप के नोट्स होते हैं वो देखते हैं। साइनोइक्चुअल नोड, दूसरा है एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन और एवी नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन नोड और एवी नोड, तीसरे पे होता है इंटरनोडल ट्रैक्स, फोर्थ पे होता है बंडल ऑफ पीस, एंड फिफ्थ पे होता है पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, ये पांच जो नोड्स है और जंक्शन है और जो बंडल है इसके, यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करते हैं पूरे हार्ट में। ये पांच चीजें, ये पांच। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आता है साइनोइक्चुअल नोड। क्या आता है? साइनोइक्चुअल नोड, इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। पेस मेकर क्यों कहते हैं? जो साइनोइक्चुअल नोड है, ये बीट करता है 70 to 8 पर मिनट, बीट 70 to 8 टाइम्स पर मिनट। तो इसका जो बीटिंग टाइम है 70 to 8 पर मिनट, ये इज फास्टर देन दैट ऑफ एवी नोड। एवी नोड कितना करता है? 50 to 60। सो ये जितने भी नोड से सबसे फास्ट बीट करता है। तो मतलब जितने भी है पुरकिंजे फाइबर है और जितने भी है सबसे तेज बीट करता है। तो ये जो है पूरा हार्ट को कंट्रोल करता है। मतलब इससे जो सिग्नल मिलता है वो सबसे फास्ट निकलता है और सबसे ज्यादा निकलता है। इसलिए ये पूरे हार्ट को, मतलब पूरे हार्ट की हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और जो हार्ट बीट है एक के साथ सिंक होता है। इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। अगर मान लो एसी नोड खराब हो गया तो एवी नोड पेस मेकर बन जाएगा। अगर एवी नोड खराब हो गया तो बाकी इसके बाद जो है पुरकिंजे फाइबर वो बच जाएगा पेस मेकर। तो इसको हम हायरार्की ऑफ पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि एक खराब हो गया तो दूसरा होगा, दूसरा दूसरे पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर मतलब जैसे जैसे बीट्स कम होता जाएगा उसके उस हिसाब से ट्रांसफर होता जाएगा। जैसे एवी नोड का होता है 50 to 60 पर मिनट, पुरकिंजे फाइबर का होता है 30 to 40 पर मिनट। ऐसे करके धीरे धीरे प्रोटीन के फाइबर तक आ जाएगा अगर एसी नोड खराब हो गया, एबी नोड खराब हो गया। इसको हम हायरार्की ऑफ पेसमेकर कहते हैं। ओके, जो ये एसी नोड है ये बना होता है टी सेल से। contains round cells called T cells, which generate electrical impulse। ओके, ये जो P सेल्स है इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -60 मिलीवोल्ट से -40 मिलीवोल्ट तक होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल,
potential is about -60 million to 40 million, इसको फायरिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, फायरिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये 70 to 80 है, ये होता है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। अब आते हैं एवी नंबर, इसको जब आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ पे है? यहाँ पे एवी नोड। जो एवी नोड है इसको हम पेस सेटर बोलते हैं, सेटर, बिकॉज going to transfer signals from SA node to bundle of keys। इसका जो बीटिंग टाइम होता है वो होता है 50 to 60 per minute। Like AC node, every junction has also P cells। Every junction also have P cells with pacemaker properties, but ये लो फ्रीक्वेंसी पे इम्पल्स जनरेट करती है, लो फ्रीक्वेंसी इम्पल्स। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या है, बंडल ऑफ फीस, बंडल ऑफ फीस। ये प्रेजेंट होता है इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टम के बीच में, लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। ये जो होते हैं, ये जो होते हैं वो पुरकिंजे फैमिली। इसमें ट्रांजैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज द fastest 3.6 fastest।
はい。हम्म, और तो हम नोडल टिश्यू के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। हार्ट जो होता है ये मायोजेन मायोजेन क्यों होता है, अपने आप धड़कता है, क्यों धड़कता है, क्योंकि इसमें नोड्स प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करते हैं। किसकी वजह से? मस्कुलर नोडल टिश्यू और within the city able to generate action potential. मतलब ऑटोमेशन मतलब beats in a rhythmic manner. So आगे बढ़ते हैं। The entire heart is made up of cardiac muscle. ये कार्डियक मसल क्या होता है? इनवॉलेंटरी होता है। इनवॉलेंटरी होता है। स्ट्राइएटेड होता है, इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट है एंड ब्रांच होता है और इसमें इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। इंटरकलेटेड डिस्क इसको हम टेस्मोसोम्स कहते हैं। The walls of ventricles are much thicker than of atria earlier. A specialized cardiac musculature called the is nodal tissue is also distributed in the heart. जो nodes हमने पढ़ा हुई है। Special cardiac musculature, ठीक है, nodal tissue made of muscles जो T cells से बने, ठीक है। A patch of tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node. Right upper corner of the right atrium. Right upper corner of the right atrium. ठीक है, ये वैसे नोट कहते हैं। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node or AV node. Lower left corner of the right atrium. Lower left corner of the right atrium. ये रहा आपका AV node. A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundles, AB bundles, continues from the AV node which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into right and the left bundle. These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fiber. हमने देख लिया पहले। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. It is auto-excitable. Auto-excitable. However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. देख लिया क्योंकि ऐसे नोड में डिफरेंट वैरी करता है कि कैसे वैरी करता है, जैसे ऐसे नोड में 70 to 80 है, फिर 50 to 60 है, ऐसे करके ये वैरी करता है at different parts of the nodal system. The SA node can generate maximum number of action potential, इसलिए इसको
पेस मेकर का 70 to 75 और 70 to 80 भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टली एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इसलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। तो मार्क, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर, देखा, इसीलिए पेस मेकर। Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, average 72 beats per minute. Rhythm. So rhythm is actually auto delivery. अब आ गए कार्डियक साइकिल पे। तो कार्डियक साइकिल के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे। कार्डियक साइकिल, contraction and relaxation in one beat। तो 1 मिनट में अगर हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, 1 मिनट में कितनी साइकिल होंगे? 70 साइकिल। तो वन कार्डियक, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होता है। तो वन कार्डियक साइकिल की टाइमिंग क्या होगी? 0.8 सेकंड, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 सेकंड आएगा। तो हम एक डायग्राम की मदद से ये कार्डियक साइकिल को समझेंगे। तो आप दूसरे नोटबुक पे भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो कहाँ पे छोटा है, एक पाई चार्ट बनेगा, पाई चार्ट। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। ओके, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहले आता है वो होता है एट्रियल सिस्टोल। जो एट्रियल सिस्टोल है, ब्लड प्रेशर, ब्लड पुश टू वेंट्रिकल्स। एट्रियल सिस्टोल का मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग कितना है? 0.01 सेकेंड, ठीक है। इसमें ब्लड पुश टू वेंट्रिकल, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, मतलब जो एट्रिया वेंट्रिकल
वाल्व होते हैं वो खुल जाते हैं प्रेशर से। एवी वाल्व ओपन, रूट्स ओपन। हाँ, तो एट्रियल सिस्टल हो गया। एट्रियल सिस्टल होगा तो ब्लड जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है ओपन होंगे एंड ब्लड वेंट्रिकल में पुश होगा। तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पुश होता है? 30% ऑफ फिलिंग होता है वेंट्रिकल का इसके माध्यम से। ठीक है, फिर हम आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टल। वेंट्रिकुलर सिस्टल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये कितना का होगा? 0.3 सेकेंड का होता है। क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। तो एवी वाल्व कब कब क्लोज होता है? जब एट्रियल सिस्टल हो गया, एवी वाल्व खुल गए और ब्लड वेंट्रिकल में आ गए। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टल होगा तो वेंट्रिकुलर जो ब्लड है वो जो एवी वाल्व है उस पर देगा। प्रेशर देगा तो वो ऊपर की तरफ क्लोज होगा। तो यहाँ पे एक साउंड आएगा, जस्ट जस्ट इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की जस्ट इनिशिएशन के टाइम पे एक साउंड आएगा, उसको कहते हैं लब। ठीक है, फिर क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व हो गया, फिर क्या साउंड आया? लब। इसके बाद जो अब एवी वाल्व क्लोज हो गए, ठीक है, और अभी सेमिनल वाल्व खुले नहीं। तो इसके बीच में एक प्रेशराइज कंडीशन होता है वेंट्रिकल में। जब जस्ट सेमिनल वाल्व खुलने वाले हैं इसके जस्ट पहले बहुत ज्यादा प्रेशराइज कंडीशन होता है। इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब सेमिनल वाल्व खुलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के प्रेशर की वजह से। वाल्व ओपन होंगे, इजेक्शन ऑफ ब्लड। अब आएगा जॉइंट डस्ट। जॉइंट डस्ट में क्या होगा? सारे चेम्बर रिलैक्स कंडीशन में होंगे, मतलब पैसिव ब्लड फ्लो होगा। ऑल चेम्बर्स आर इन रिलैक्स कंडीशन। ऑल चेम्बर्स आर रिलैक्स्ड। सिग्नल वाल्व क्लोज होते हैं। क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है तो सिग्नल वाल्व को खोलने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है। प्रेशर नहीं है तो सिग्नल वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। और ये जो सिग्नल वाल्व का जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टम खत्म हो गया तब सिग्नल वाल्व प्रेशर नहीं होगा सिग्नल वाल्व के ऊपर, तो वो क्लोज हो जाएगा। और ये सिग्नल वाल्व जो क्लोज होता है जब ये
जॉइंट डायस्टोल का शुरू होने से जस्ट पहले सेमिनल वर्ब क्लोज होगा, इसमें एक साउंड आएगा डब। तो लब और डब। लब कब आता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं। और डब कब आता है? जब सेमिनल वाल्व क्लोज होता है। एवी वाल्व ओपन होता है। पैसिव फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स, ये कितना होता है? 70%। जो 70% वेंट्रिकुलर फीडिंग होता है पैसिव होता है, और वो अम, जब जॉइंट डायस्टोल होता है तब होता है। और जो एट्रियल सिस्टोल की मदद से जो बाकी का 30% होता है वो फील होता है। और जो 70% है उसका जो फर्स्ट वन थर्ड, फर्स्ट वन थर्ड ये रैपिड फीलिंग होता है। और जो नेक्स्ट वन थर्ड होता है ये स्लो होता है। तो डायस्टेसिस भी लगता है, तो जरूरत नहीं। तो हम कुछ यहाँ पे आते हैं। How does the heart function? Let us take a look. To begin with, all the four chambers of heart are in a relaxed state. ये जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट हो रहा है जब सारे चेम्बर रिलैक्स स्टेट में। दे आर इन ए जॉइंट डायस्टोल। दे आर इन ए जॉइंट डायस्टोल। As the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and the vena cava flows into the left and the right ventricle, respectively, through the left and the right atrium. The semilunar valves are closed at this stage. The SA node now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction. ये क्या है? Atricular systole. The atrial systole. This increases the flow of blood in the ventricle by about 30%. 30%. The action potential is conducted to the ventricular side by the AV node. जो वेंट्रिकल है उसमें एवी नोड और एवी बंडल की मदद से जो एक्शन पोटेंशियल और ट्रांजैक्शन होता है, फ्रॉम व्हेयर द बंडल ऑफ हीट ट्रांसमिट इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। बंडल ऑफ हीट और बाकी जो पार्ट है उसमें इसको ट्रांसमिट करता है। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ventricular systole. The atria undergo relaxation diastole coinciding with ventricular systole. Ventricular systole increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve. तो tricuspid valve किसकी वजह से क्लोजर हो रहा है? वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से। ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, जो ब्लड फ्लो का बैक अटेम्प्ट है एट्रिया की तरफ, उसकी वजह से। As the ventricular pressure increases further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery, जैसे जैसे ventricular pressure increase होगा, जो semilunar valve है जो pulmonary artery को guard कर रहे राइट साइड में and the aorta जो लेफ्ट साइड में are forced open, forcefully open होता है, allowing the blood in the ventricle to flow through the vessels into the circulatory pathways. The ventricles now relax. Ventricle अब relax करते हैं. Ventricular diastole. एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिनल valve. जब वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल हो जाता है तब सेमिनल valve क्लोज हो जाता है, which prevent the backflow of the blood into the ventricle, जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से ब्लड को वेंट्रिकल में बैक फ्लो होने से रोकते हैं। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज फर्दर, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins. जो veins की वजह से जो blood इकट्ठा हुए हैं एट्रिया में उसके प्रेशर की वजह से जो एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके जो valves है खुल जाते हैं। The blood now once again moves freely, मतलब पैसिव फीलिंग होता है, freely.
to the ventricles. The ventricles and atria are now again in a relaxed joint diastole condition. दोनों ventricle atria joint diastole में है. As earlier, soon the AC node generates a new action potential. AC node और एक नया action potential generate करता है, and described event above are repeated in that sequence, and the process continues. It's same process फिर से continue होता है. This sequential event in the heart, which is cyclically repeated, is called the cardiac cycle. It consists of systole and diastole of both the atria and ventricle. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. That is, the many cardiac cycles are performed per minute. From this, it could be deducted that the duration of cardiac cycle is 0.8 seconds. During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood. ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल पंप, जो हर एक वेंट्रिकल है वो 70 ml ब्लड पंप करता है, विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम. इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, जो 72 है, गिव्स द कार्डियक आउटपुट. तो हम अगर कार्डियक आउटपुट देखें तो होगा स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय बीट्स पर मिनट. स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 72 इंटू 72. ये लगभग आएगा 5000 मिलीलीटर और 5 लीटर. Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute, average 5000 milliliter or 5 liter. In a healthy individual, the body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of ordinary man. So, this line important. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through stethoscope. The first heart sound is love. फर्स्ट हार्ट साउंड क्या लव है, और जो एसोसिएट विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves. Whereas the second heart sound dub associated with the closure of the semilunar valves. ये साउंड आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस. ये जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये हार्ट साउंड बहुत ही काम आता है. ठीक है, अब आता है इसी पे. हाँ, ये जो डब होता है, और एक बात, जो डब होता है ये डल होता है, हाई पिच होता है, लगभग 50 हर्ट्ज के करीब, और शॉर्ट ड्यूरेशन. और ये जो लव होता है, ये लाउडर होता है, लो पिच्ड होता है, लगभग 45 हर्ट्ज के करीब होता है, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के होता है. 0.15 करीब करीब. तो आते हैं ईसीजी को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से. You are probably familiar with the scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to monitoring machine that shows voltage traces on a screen and makes the sound beep beep beep.
P as the patient goes into cardiac arrest. This type of machine is called electrocardiograph. इसको machine को कहते हैं electrocardiograph. Machine is called electrocardiograph. Used to obtain an electrocardiogram. इससे जो रिजल्ट निकलता है उसको कहते हैं electrocardiograph. electrocardiograph. ग्राफ है मशीन और ग्राम है जो रिजल्ट निकलता है. इसी चीज से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये जो है एंथोवेन है. इसको हम एंथोवेन ट्राइंगल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये ह्यूमन है तो इसके बोथ रिस्ट पे दो लीड्स होंगे और एक होगा लेफ्ट एंकल. तो ये ट्राइंगल फॉर्म करता है. बोथ रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल. तो देखते हैं ये जो पी वेव है. पी होता है एट्रियल रिपोलराइजेशन. ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन. और ये जो पी वेव होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. ठीक है. The patient is connected to a machine with three electrical leads, one to each wrist and to the left ankle, that continuously monitoring the heart activity. For a detailed evaluation of the heart function, multiple leads are attached to the chest region. Here we will take only about a standard ECG. Each peak in the ECG identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart. The P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria, which leads to the contraction of both the atria. जो P wave है ये depolarization of atria को डिनोट करता है. मतलब जब contraction of atria हो रहा है. The QRS complex represents the depolarization of the ventricle, मतलब ventricular contraction, which initiate the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q. After Q के बाद contraction start होता है. Make the beginning of the systole. जो beginning of the systole है वो Q है. The T wave represents the return of the ventricle from the excited to normal state, जो repolarization कहते हैं. मतलब ventricular diastole. The end of T wave remarks the end of the systole. Obviously, by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality or disease. Hence, it is a great clinical significance. तो अब आता है डबल सर्कुलेशन. The blood flows strictly by a fixed tooth through blood vessels, the arteries and veins. Basically, each artery and vein consists of three layers: an inner lining of squamous endothelium, the tunica intima, a middle layer of smooth muscles and the elastic fiber and tunica media, and an external layer of fibrous connective tissue with collagen fiber, the tunica externa. The tunica media is comparatively thin. The veins, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है. माफ कीजिए. तो सबसे जो आउटर लेयर ये होगा
ट्यूनिका एक्सटर्नल, जो इसके अंदर का लेयर है। ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे अंदर होगा होगा ट्यूनिका इंटरनल। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed into the lungs, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. This pathway consists of the pulmonary circulation. The oxygenated blood entering the heart is carried by a network of arteries, arterioles, and capillaries to the tissue, from where the deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins, and vena cava, emptied into the uh, right atrium. This is the systemic circulation. The systemic circulation provides nutrient, O2, other essential substances to the tissue, and takes CO2 and other harmful substances away from elimination for elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract and the liver called a unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से होके जाता है लिवर तक, इसे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। द हेपाटिक पोर्टल वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन द लिवर बिफोर इट डिलीवर्स टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो इंटेस्टाइन है वहां से लेकर लिवर में जाता है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें जाने से पहले। A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood and from the cardiac musculature. देखिए, तो देखिए ये है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है ये आ रहा है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से जो जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड यहाँ से जा रहा है लंग्स में। लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये वेन्स की मदद से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, जो है बॉडी पार्ट्स में। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम कहते हैं पाल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं सिस्टमिक पल्मोनरी। तो आप एक कॉन्फ्यूजन होता है कि वेन और आर्टरी कौन कहाँ ब्लड ले जाता है। जो जो ट्यूब हार्ट से दूर जाता है उसे हम आर्टरी कहते हैं। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर एवे, जो ब्लड को हार्ट से एवे ले जाता है उसको हम आर्टरी आर्टरी मतलब ऐसे याद रखेंगे, उसको आर्टरी बोलेंगे। और जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है उसको वेन बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को हार्ट से एवे ले जा रहा है, और जो वेन है पल्मोनरी वेन ये ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट ले जा रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक लाइन हमने पढ़ा था कि ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन। ट्यूनिका मीडिया जो है यहाँ पे देखिए, ट्यूनिका मीडिया ये यहाँ पे थिक है, लेकिन वेन में ये थिन है, ये याद रखो। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। Normal activity of the heart is regulated
intrinsically, that is auto-regulated by specialized muscle neural tissue. Hence, the heart is called myogenic. A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system. तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी होता है दो तरफ से। एक होता है न्यूरल कंट्रोल और एक होता है केमिकल कंट्रोल। तो पहले न्यूरल देखेंगे। तो मान लो ये आपका ब्रेन है, मेडुला। अब मेडुला से सीधा जाएगा एनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एनएस एनएस का दो पार्ट है। एक है सिंपैथेटिक, पहले हमने तो हार्ट बनाया। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जाके स्टिमुलेट करेगा एसे नोड को। एसे नोड, ठीक है। अब एसे नोड यहाँ से रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। ये तो हो गया हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आता है पैरासिम्पैथेटिक, जो फिर से एक्ट करता है एसी नोड पे। और इस नर्व को कहते हैं जो एनएस से एसी नोड तक जाता है, इसको कहते हैं वेगस नर्व। ठीक है। अब एसी नोड रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन, जो रिड्यूस करेगा हार्ट रेट एंड therefore reduces cardiac output। ओके, ये आपका हो गया। क्या होगा? न्यूरल कंट्रोल। रेगुलेशन। अब आता है केमिकल। तो केमिकल रिएक्शन में आएगा
adrenaline, noradrenaline, और आएगा थायरॉक्सिन जो इंक्रीज करता है अफेक्ट को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन टू ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, एएनएस हो गया। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ एएनएस कैन इंक्रीज द हार्ट रेट, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output. On the other hand, parasympathetic neural signals, another component of ANS, decreases the heart rate, speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output. Adrenal medullary hormones can also increase the cardiac output. देख लिया हमने। तो हम इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। Disorders of circulatory system, high blood pressure, hypertension. Hypertension is the term for blood pressure that is higher than normal. नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? 120/80। यहाँ पे जो 120 है ये सिस्टोलिक प्रेशर, जो 80 है ये डायस्टोलिक प्रेशर। In this measurement, 120 mmHg is the systolic and pumping pressure, and 80 mmHg is the diastolic or resting pressure. Each repeated checks of blood pressure of an individual is 140/90, 140/90 or higher. It shows hypertension, high blood pressure. High blood pressure leads to heart diseases and also affect the vital organs like brain and kidney. अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ब्रेन एंड किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है, इंटरनल ऑर्गन को भी। तो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स। Coronary artery disease. Next है coronary artery disease. Coronary artery disease, often referred to as atherosclerosis, affect the vessels that supply blood to the heart muscles. It is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol, and fibrous tissues, which make the lumen of arteries narrow. तो जब आर्टरी का जो लुमेन है वो नैरो हो जाता है फैट और कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन की वजह से, जो ब्लड सप्लाई हार्ट में वो कम हो जाता है, तब इसको एथेरोस्क्लेरोसिस और कॉरोनरी हार्ट आर्टरी डिजीज कहते हैं। ब्लड सप्लाई decreases. Angina is also called angina pectoris, a symptom of acute chest pain. acute chest pain किसका symptom है? angina pectoris का acute chest pain। ठीक है। appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle, जब heart muscle में enough oxygen नहीं पहुंच पाता। angina can occur in men and women of any age but is more common among the middle age and elderly। middle age and elderly more common, ये भी मार्क कीजिए, more common। acute chest pain more common in the middle age and elderly. It occurs due to conditions that affect the blood flow. Heart failure. Heart failure means the state of heart when it's not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body। जब हार्ट जो बॉडी के लिए जितना ब्लड नीड है उतना पंप नहीं कर पाता तब उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। इट इज समटाइम्स कॉल्ड
congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease. इसको मार्क कीजिए, congestion of lungs is one of the main symptoms of the disease. Heart failure is not the same as cardiac arrest when the heart stop beating. Cardiac arrest क्या कहते हैं? हार्ट बीट करना बंद कर देता है, तब उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं. Or heart attack when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply. जब हार्ट में ब्लड सप्लाई सडनली बंद हो जाता है, तब हार्ट मसल डैमेज हो जाते हैं, तब उसको हार्ट अटैक कहते हैं. सो हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में. तो इसी के साथ हमने एक पूरा चैप्टर, ये आप समरी पढ़ लेना, समरी पढ़ लेना. इसी के साथ हमने एक पूरा चैप्टर खत्म कर लिया. सो अगर अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.